नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना की थर्ड वेव का खतरा, टॉप साइंटिस्ट ने कहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट में वे सभी एलिमेंट्स हैं जो देश में तीसरी लहर ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। इसकी वजह इसका ज्यादा संक्रामक और ताकतवर होना है। देश के एक टॉप साइंटिस्ट ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन में वे सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस वेरिएंट में शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने की खूबी मौजूद है। यह अब तक मिले पिछले वेरिएंट्स में नहीं देखी गई थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है और वे वैक्सीनेटेड भी हैं, तो ऐसे लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पाई जाती है। हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 2-4 मरीज ही मिले हैं। इनमें से एक की उम्र 66 साल है और दूसरे की उम्र 46 साल है। दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं। इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसी के लिए भेजे गए हैं। पिछले एक महीने में हजारों लोग एट रिस्क वाले देशों से लौटे हैं। सरकार ने एट रिस्क कैटेगरी में उन देशों को शामिल किया है जहां नया वेरिएंट मिला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। जब देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खौफ का माहौल था, तब डॉक्टर अनुराग ने कहा था कि यह तीसरी लहर की वजह नहीं बनेगा। उन्होंने कहा था कि इस बात के कोई सबूत नहीं है जिससे माना जाए कि डेल्टा प्लस का कोरोना की संभावित तीसरी लहर से कोई लेना देना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में ही मिले डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से बना था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में भयानक दूसरी लहर आई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अमेरिका सख्त, ट्रैवलर्स को दिखानी होगी 24 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अमेरिका में सोमवार से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब यूएस आने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को यात्रा से 24 घंटे पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। हालांकि वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को थोड़ी छूट दी गई है। वे यात्रा से 3 दिन पहले कराए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। फ्रांस में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 8 पहुंच गई है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने यह जानकारी दी। यहां ओमिक्रॉन का पहला मामला मंगलवार को विदेश विभाग में मिला था। 50 साल का यह संक्रमित नाइजीरिया से लौटा था। वहीं दोस्तों, और देशों की बात की जाए कि किन किन देशों में यह वेरिएंट पहुंच चुका है, तो उनके नाम है घाना, दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया, ब्राजील, नॉर्वे, सऊदी अरब, आयरलैंड, अरब अमीरात, ग्रीस, भारत, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया और फ्रांस। इन तमाम देशों में कोरोना वायरस का नया वायरस ओमिक्रॉन पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली NCR में हाहाकार। हरियाणा के 4 जिलों में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR में हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम न उठाने के लिए फटकार लगा रही है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने NCR में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली से सटे अपने 4 जिलों के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। हरियाणा के NCR जिलों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के उपायों पर सरकार के आदेश के बाद अगले आदेश तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद रहेंगे। दोस्तों, हरियाणा के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के 2 दिसंबर को जारी किए गए आदेश में गैर प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे कि नल संबंधी काम, आंतरिक सजावट, बिजली के काम और बढ़ईगिरी को छोड़कर और NCR व आसपास के क्षेत्रों में हवा गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से विशेष रूप से जिन कामों को अनुमति दी गई है, उन सब के अलावा हर प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। डीजल जनरेटर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक हरियाणा के सभी 14 NCR जिलों में सख्ती से लागू रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। क्रिप्टो पर अंबानी की राय। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत भरोसा, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर को रिफाइन करेगा। जी हां दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर चल रही बहस के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि यह फाइनेंशियल वर्ल्ड को रीडिफाइन करेगा। उन्होंने इसे क्रिप्टो करेंसी से अलग बताया। इन्फिनिटी फोरम में होस्ट किए इंटरव्यू में अंबानी ने ये बातें कही। अंबानी ने कहा कि ब्लॉकचेन के जरिए हम लगातार हर तरह के ट्रांजैक्शंस में सिक्योरिटी, ट्रस्ट, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी डिलीवर कर सकते हैं।
हैं। इसके लिए आप ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। यह ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस और ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया खौफ में, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने दी राहत भरी खबर। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने इस वक्त दुनिया भर में हड़कंप मचा रखा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक इस वेरिएंट से किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं सामने आई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वो वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न ओमिक्रॉन को लेकर और डेटा जुटा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि कई देशों में फैलने के बावजूद अभी तक ओमिक्रॉन के कारण मौत की खबर नहीं आई है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने कहा कि मैंने अभी तक ओमिक्रॉन से जुड़ी मौत की खबर नहीं पड़ी है। देश लगातार लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर निगाहें बनी हुई है। आशा है कि जल्दी हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएं। ओमिक्रॉन के खौफ के बीच लिंडमियर ने लोगों को डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी सचेत किया। उनके मुताबिक अब भी दुनिया में 99.8% कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए हैं, यानी अब भी दुनिया में कोरोना का प्रभावी वेरिएंट डेल्टा ही बना हुआ है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े और एक वक्त ये प्रभावी वेरिएंट भी बन सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावी डेल्टा वेरिएंट ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे मोदी सरकार, लिस्ट ना हो तो हमसे ले ले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम उन लोगों की सूची मुहैया करवाएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए, सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। राहुल गांधी ने कहा कि कितने किसानों की आंदोलन में मौत हुई, सरकार के पास डेटा नहीं है। सरकार के पास नहीं है तो हमारे पास है, हम दे देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, संसद में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार किसानों को मुआवजा देगी, तो कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह सवाल ही नहीं बनता। हमने इस पर काम किया। 500 लोगों के नाम तो हमारे पास हैं जिन्हें पंजाब सरकार ने मुआवजा और नौकरी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास ऐसे 403 लोगों की लिस्ट है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और 152 लोगों को नौकरी दी। हमारे पास 100 ऐसे लोगों के नाम है जो अन्य राज्यों से हैं। तीसरी ऐसी लिस्ट है जो सार्वजनिक सूचना में है और आसानी से वेरीफाई हो सकती है, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूची है ही नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग का अलर्ट, उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी अगले 2 दिन बारिश, बढ़ेगी ठंड। जी हां दोस्तों, देश के दक्षिण के राज्यों में हो रही बारिश के बाद अब उत्तर भारत के कई राज्यों के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में भी बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 और 5 दिसंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तेज बारिश का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 6 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस दौरान दिल्ली में बारिश होगी। वहीं 4 दिसंबर को एनसीआर में 1 या 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इन जगहों पर 5-6 दिसंबर को बारिश की संभावना अधिक है। इसके अलावा 30 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इस वजह से 2 दिसंबर तक डिप्रेशन रहेगा। इसके कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश होगी। हवा के प्रभाव में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित मैदानी इलाकों में तापमान गिरेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली के गलत आउट पर विवाद, थर्ड एम्पायर पर भड़के फैंस और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जाफर ने कहा कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुंबई में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली को थर्ड एम्पायर ने संदेह का लाभ देने के बजाय एलपीडब्ल्यू आउट दिया। इससे फैंस और कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भड़क गए। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने ट्विटर पर लिखा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं है। एजाज पटेल की गेंद पर कोहली को एलपीडब्ल्यू आउट करार दिया गया था। कोहली ने डीआरएस भी लिया पर फैसला उनके पक्ष में नहीं गया। इस पर कोहली बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने गुस्से में अपना बैट बाउंड्री लाइन पर पटक दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन जो हमेशा विराट की आलोचना करते रहते हैं, उन्होंने भी इसे नोट आउट बताया। वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, बहुत अच्छा खेले एम्पायर। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने लिखा, विराट नोट आउट थे। न्यूजीलैंड ने टी ब्रेक से पहले शानदार वापसी की, लेकिन उन्हें विराट के एलपीडब्ल्यू फैसले का लाभ मिला।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान राज में पहली बार महिलाओं के लिए खुशखबरी, शादी को लेकर दी इस बात की इजाजत। जी हां दोस्तों, जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर अब तालिबान शासन पर दिखने लगा है। अब कट्टरपंथी संगठन ने अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। नया आदेश कहता है कि अब महिलाओं को प्रॉपर्टी के रूप में नहीं देखा जाएगा, साथ ही अब शादी के लिए महिलाओं की भी सहमति लेना आवश्यक होगा। हालांकि अभी महिलाओं की शिक्षा और कामकाज को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान को मिलने वाली सभी फंडिंग रोक दिए हैं। ऐसे में तालिबान पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था कि वे महिला अधिकारों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लें। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि महिलाएं प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र इंसान है। नए नियमों के मुताबिक अब महिलाओं पर शादी के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। साथ ही विधवा महिला को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। अब न्यायालय को निर्णय देते वक्त नए आदेशों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत पर पंजाब में हमला, किसानों को खालिस्तानी कहने से नाराज भीड़ ने कार घेरी, एक्ट्रेस ने बाहर निकलकर माफी मांगी। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत की कार को शुक्रवार को पंजाब में नाराज भीड़ ने घेर लिया। भीड़ कंगना के किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहने और सिख विरोधी बयानों से नाराज थी। पहले यह घेराव चंडीगढ़ ऊना नेशनल हाईवे पर करीतपुर साहिब में किया गया। भीड़ के गुस्से को देखकर कंगना गाड़ी से बाहर निकली और माफी मांगी। इसके बाद रोपर टोल प्लाजा पर भी उनके विरोध के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई। यहां पुलिस ने उनके काफिले को 200 मीटर पहले ही मोरिंडा के गांव के अंदर मोड़ दिया। गांव के अंदर से ही उनका काफिला भीड़ से आगे निकलकर दोबारा हाईवे पर लाया गया। कंगना हिमाचल प्रदेश में अपने घर मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी, जहां से उन्हें मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो सकी कि कंगना का घेराव करने वाले किसान किस संगठन से थे। कंगना ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो शेयर किया। कंगना ने लिखा, मैं अभी हिमाचल से निकली हूं क्योंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जैसे ही पंजाब में कदम रखा, भीड़ ने हमला कर दिया। वे लोग कह रहे हैं कि वे किसान हैं। कंगना ने कहा कि ये मुझे गंदी गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिक्योरिटी होने के बाद भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो मेरे साथ क्या होगा? यह अविश्वसनीय है। ये क्या व्यवहार है? इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद मुझे रोका गया। कंगना के मुताबिक भीड़ मुझसे माफी मांगने को कह रही थी। भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे यहां से नहीं निकलने दिया जा रहा। मेरे साथ सरेआम मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर यहां पुलिस ना हो तो खुलेआम लिंचिंग हो। मैं कोई नेता नहीं हूं और न ही कोई पार्टी चलाती हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की दो टूक, मैं दिल्ली का बेटा, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सारा देश अपना है और हमें दूसरे के बारे में सोचना है। इसी बात के साथ आज तक के महामंच एजेंडा आज तक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात शुरू करी। उन्होंने कहा कि हम चाहे चुनाव जीते या हारे, लेकिन ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा देश अपना है। वहीं कई राज्यों में आगामी चुनाव को लेकर भी सीएम केजरीवाल ने मंच पर चर्चा की। पंजाब को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जितने भी वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। इसी बीच वो पंजाब में चन्नी साहब को ले आए और वो भी सिवाय ऐलान के कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं अमरिंदर सिंह के जाने पर उन्होंने कहा कि इससे पंजाब को नुकसान हुआ है। इसी बीच पंजाब में सीएम फेस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वह खुद पंजाब जा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का भाई हूं, मैं यहीं रहूंगा, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने के ऐलान पर केजरीवाल ने कहा कि हर महिला को 1000 रुपए महीना देने पर कितना बड़ा महिला सशक्तिकरण होगा इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। कितनी ऐसी छात्राएं होंगी जिनकी फीस नहीं अटकेगी। ऐसे ही ना जाने कितनी जरूरतें हैं जो पूरा हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में कोरोना महामारी के ताजा आंकड़े। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26 करोड़ 42 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,34,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों
यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,46,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,70,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंट्रोवर्सी क्वीन पर बंदिश की मांग। कंगना की सोशल मीडिया पोस्ट सेंसर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एक्ट्रेस बोली, मैं सबसे ताकतवर औरत हूं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनावत के खिलाफ एक याचिका लगाई गई है जिसमें मांग की गई है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में उनकी हर सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर किया जाए। इस खबर के सामने आते ही कंगना का रिएक्शन आया है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हा 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 हा, इस देश में सबसे ताकतवर औरत। यह याचिका एडवोकेट चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने लगाई है, जिसमें यह भी मांग की गई है कि किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में कंगना के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खार पुलिस स्टेशन मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। याचिका में 6 महीने में चार्जशीट फाइल करने का निर्देश देने के लिए भी मांग की गई है। इसके अलावा 2 साल के भीतर ट्रायल पूरे करने की डिमांड भी की गई है। याचिका में एडवोकेट चरणजीत सिंह का कहना है कि कंगना के बयान न केवल अपमानजनक हैं बल्कि निंदनीय भी हैं। इसके कारण दंगे भी हो सकते हैं। इनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती है। वे सिखों का अपमान करती है, साथ ही उन्हें देशद्रोही भी बताती है। कंगना के बयान देश की एकता के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। याचिका में गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण मंत्रालय और ट्राई को कंगना पर बंदिश लगाने के लिए निर्देश देने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस डीप फ्रीजर में, यूपीए का अस्तित्व नहीं रह गया। विपक्षी ताकतें चाहती है ममता करे अगुवाई। टीएमसी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने शुक्रवार को देश की सबसे पुरानी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि यह डीप फ्रीजर में चली गई है, क्योंकि विपक्षी ताकतें खालीपन को भरने के लिए अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर देख रही है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में ला रही टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के खिलाफ प्रशांत किशोर के ताजा ट्वीट का जिक्र करते हुए आलेख में कहा गया है कि सिर्फ चुनाव रणनीतिकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी पार्टी के नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। डीप फ्रीजर में कांग्रेस शीर्षक वाले आलेख में कहा गया है कि टीएमसी लंबे समय से यह कह रही है कि कांग्रेस एक समाप्त हो चुकी ताकत है, उसमें भाजपा से लड़ने का जज्बा नहीं है। पार्टी अंदरूनी कलह से इस कदर उलझी हुई है कि उसके पास विपक्ष को संगठित करने के लिए शायद ही समय या ऊर्जा है। सप्रसंग का अस्तित्व ही नहीं रह गया है। साथ ही इस लेख में यह भी कहा गया है कि देश को फिलहाल एक वैकल्पिक मोर्चे की जरूरत है और विपक्षी दलों ने वह जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दी है। वे खालीपन को भरने के लिए उनकी ओर देख रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी की जगह सही रहेंगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने में आज दिखा उतार चढ़ाव, जान लीजिए क्या है ताजा दाम। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी दिन बुलियन में मार्केट में उतार चढ़ाव दिख रहा था। आज सोना गिरावट के साथ खुला, वहीं शुरुआती घंटों में इसमें लगभग उतनी ही बढ़त देखी गई। सोना आज 57 रुपए उछलकर 47,271 के लेवल पर पहुंच गया। सिल्वर का दाम आज यानी कि चांदी का दाम आज 61,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पराग अग्रवाल के सीईओ बनते ही चीन पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हजारों अकाउंट हुए बंद। जी हां दोस्तों, ट्विटर ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए चीन के हजारों ऐसे ट्वीट अकाउंट को बंद कर दिया है जो किसी न किसी तरह से सरकारी प्रोपेगेंडा और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित एक्टिविटीज कर रहे थे। ट्विटर की तरफ से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब हाल ही में इसकी बागडोर एक भारतीय अमेरिकी पराग अग्रवाल के हाथों में पहुंची है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि करीब 6 देशों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अकाउंट चीन में ही बंद हुए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी कि उसने ऐसे करीब 3400 से अधिक अकाउंट को बंद कर दिया है जो कि सरकार के समर्थन में पोस्ट करते हैं। इनमें से सबसे अधिक खाते चीन के हैं। एक बयान में यह कहा गया है कि उसने करीब 6 देशों के सैकड़ों ट्विटर खाते हटा दिए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश उस नेटवर्क का हिस्सा थे जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में पोस्ट कर रहे थे, जो कि झिंजियांग क्षेत्र के उइगरों के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेल की कीमतें घटने पर सस्ता क्यों नहीं होता पेट्रोल डीजल, वित्त मंत्री ने दिया इस सवाल का जवाब। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें आखिर तुरंत कम क्यों नहीं होती, जनता को तत्काल राहत क्यों नहीं मिलती। शुक्रवार को एजेंडा आज तक में आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में सफाई दी। जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो तेल कंपनियां तत्काल कीमत बढ़ा देती है, लेकिन जब घटती है तो वे कटौती धीरे धीरे करती है, जनता को पूरा फायदा नहीं दिया जाता। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि हर 15 दिन का औसत निकालकर एक फार्मूला के तहत तेल कंपनियां कीमत तय करती है, इसलिए तत्काल फर्क नहीं दिखता। यह सरकार नहीं करती है। जब तेल की कीमतें काफी कम हो गई तो जो फायदा हुआ हमने उसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाया। कुछ हद तक हमने यह पहले ही साफ किया है। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने कहा कि फिनटेक इंडस्ट्री में भारत काफी एडवांस है, इसमें युवा काफी रुचि ले रहे हैं। इनको देखते हुए हम रेगुलेशन लेकर आएंगे। शेयर बाजार पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये शेयर बाजार अच्छा हो तो सबको अच्छा लगता है। हर दफ्तर में आज शेयर बाजार और क्रिप्टो की बात होती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं एक वयस्क 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।